प्री ओकेशनल एज्युकेशन इयत्ता 9वी यामध्ये इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी विषय कोड 92 लेवल 1. मी SSPचे सहाय्यक अधिव्याख्याता, शासकीय तांत्रिक विद्यालय भिवंडी, जिल्हा ठाणे. घटक 1 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे मूलभूत विद्युतशास्त्र. यामध्ये मूलभूत विद्युत राशी व त्यांची एकके या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत. तर यामध्ये सुरुवातीला विद्युत भार म्हणजे इलेक्ट्रिकल चार्ज, अणूमधील इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी किंवा जास्त होणे म्हणजे विद्युत भार होय. याचे एकक आहे कुलोम. 1 कुलोम म्हणजे 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. 2 समान भारामध्ये अपसरण असते तर विरुद्ध भारामध्ये आकर्षण असते. हे पटवून देण्यासाठी एक व्हिडिओ दाखवत आहे. निगेटिव्ह चार्ज आणि पॉझिटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे प्रोटॉन. अणूमधील अपोजिट चार्ज नेहमी यामध्ये अट्रॅक्शन असते, म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन हे दोघंही एकमेकाला आकर्षित करतात. तर समान चार्ज जे असेल तर ते एकमेकाला अपसरण करतात, म्हणजे दूर ढकलतात. जर इलेक्ट्रॉन आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन जवळ आले तर त्या दोघांमध्ये रिपल्शन असेल. तर प्रोटॉन आणि दुसरा प्रोटॉन असेल तर त्यामध्ये सुद्धा काय असेल, रिपल्शन असेल. याचे युनिट आहे कुलोम. दुसरा आहे विद्युत प्रवाह. ऋण विद्युत भाराकडून धन विद्युत भाराकडे इलेक्ट्रॉन वाहण्याच्या क्रियेला विद्युत प्रवाह असे म्हणतात. याचे एकक आहे एम्पियर. विद्युत विरोध. विद्युत मंडळामध्ये ज्या वेळेला करंट पास होतो त्या करंटला विरोध करण्याकरिता जो पदार्थ वापरला जातो त्याला रेजिस्टन्स असे म्हणतात. इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. इलेक्ट्रॉन वाहण्यासाठी ज्या दाबाची आवश्यकता असते त्याला इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स असे म्हणतात. इलेक्ट्रॉनला पुढे ढकलण्यासाठी ज्या दाबाची आवश्यकता असते त्याला इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स असे म्हणतात. त्याचे एकक आहे व्होल्ट. आणि विद्युत विरोधाचे एकक आहे ओहम. याला ओहम मीटरमध्ये मोजतात तर इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सला व्होल्टमध्ये मोजतात. त्या संदर्भातील एक व्हिडिओ. विद्युत विरोध हा घटक आहे रेजिस्टन्स. यामधून ज्या वेळेला कंडक्टरमधून करंट पास होतो, इलेक्ट्रॉनचं वहन होते, करंटला विद्युत प्रवाहाला तो घटक विरोध करतोय. यालाच म्हणतात इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. प्रवाह हा त्या रेजिस्टन्स या घटकामधून जातो त्यावेळेला प्रवाहाचा वेग हा मंदावतो. नंतरचा आहे पोटेन्शियल डिफरन्स. विद्युत मंडळातील 2 टोकामधील विद्युत दाब म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स होय. यालाच विद्युत दाब असेही म्हणतात. याचे एकक आहे व्होल्ट. लोड म्हणजे विद्युत मंडळामध्ये खर्च करावी लागणारी शक्ती. याचे एकक आहे वॅट. आपण वापरत असलेले इलेक्ट्रिकल उपकरणामुळे जो विद्युत खर्च होतो त्यालाच लोड असे म्हणतात. आता आपण इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स व पोटेन्शियल डिफरन्स समजून घेऊया. आपल्याकडे 2 बॉटल आहे, त्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे. त्याला ए आणि बी असं नाव दिलेलं आहे. ए बॉटलमध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी आहे तर बी बॉटलमध्ये अर्ध्यापेक्षा कमी पाणी आहे. त्याला एका ट्यूबनी जोडलेलं आहे आणि ए मध्ये बॉटलमध्ये पाणी जास्त असल्या बी बाजूकडे दाब निर्माण होईल. हेच आपल्याला इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स समजवतं. इलेक्ट्रॉनचा दाबसुद्धा सर्किटमध्ये त्याच पद्धतीने निर्माण होतो. मंडळामध्ये इलेक्ट्रॉन मूव्ह करण्यासाठी किंवा पुढे ढकलण्यासाठी जो फोर्स निर्माण होतो
त्यालाच इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स असे म्हणतात. नंतर आहे पोटेन्शियल डिफरन्स. विद्युत मंडळातील दोन टोकामधील विद्युत दाब म्हणजेच पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. ए आणि बी या दोन टोकामधील जो विद्युत दाब आहे यालाच काय म्हणतात? पोटेन्शियल डिफरन्स असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे शक्ती. कार्य करण्याच्या दराला शक्ती असे म्हणतात. याचे एकक आहे वॅट. ऊर्जा. कार्य करण्याची क्षमता म्हणजे ऊर्जा होय. याचे एकक आहे किलो वॅट अवर. आता या सर्व ज्या विद्युत राशी आहे या कशात तरी मोजत असाव्यात. मग ते मोजण्याचे एकक काय आहे? तर बघूया. विद्युत दाब जे आहे ते मोजतात व्होल्ट मीटरमध्ये. कशात? व्होल्ट मीटरमध्ये. त्याचं सांकेतिक चिन्ह आहे व्ही. विद्युत प्रवाह म्हणजे करंट हा कशात मोजतात? तर ॲम्पियरमध्ये. तर त्याचं सांकेतिक चिन्ह आहे ए. विद्युत शक्ती कशामध्ये मोजतात? तर वॅटमीटरमध्ये. त्याचं सांकेतिक चिन्ह आहे डब्ल्यू. विद्युत ऊर्जा ही कशामध्ये मोजतात? तर एनर्जी मीटरमध्ये. त्याचं सांकेतिक चिन्ह दिलेलं आहे. त्यानंतर आहे विद्युत विरोध. विद्युत विरोध हा ओहम मीटर यामध्ये मोजतात. तर त्याचं सांकेतिक चिन्ह आहे ओहम. मुलांनो, आपण विद्युत राशी समजून घेतलेल्या आहेतच. तर विद्युत मंडळ काय असते म्हणजे सर्किट काय असते ते समजून घेण्यासाठी एक सुंदरसा व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी देत आहे. तो नीट बघा. नमस्ते बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए कि आज गर्मी की तेज गर्म रात है और आधी रात में आपकी नींद खुल जाती है क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है। आपको प्यास लग रही है और किचन में जाना चाहते हो, लेकिन कमरे में अंधेरा है। किसी तरह आप किचन तक पहुंचते हो, लेकिन फ्रिज काम नहीं कर रहा है और आपको ठंडा पानी नहीं मिलता। तब आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा ना? तरह तरह के उपकरण जैसे पंखे, ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज आदि आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। कल्पना करिए कि आपके घर में बगैर ट्यूबलाइट, पंखे, टीवी के आप रह रहे हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा? आज हम इन उपकरणों के बगैर नहीं रह सकते। तो यह उपकरण कैसे कार्य करते हैं? इंसानों के तरह ही इन्हें भी कार्य करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन उपकरणों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब टीवी चालू नहीं होता तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जरूर बिजली नहीं होगी, ठीक है ना? उपकरणों को चलने के लिए बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। हमें इस शानदार उपहार यानी बिजली के लिए किसका आभारी होना चाहिए? हमें महान बेंजामिन फ्रैंकलिन का आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज की और हमारी ज़िंदगी को गुफा मानव की ज़िंदगी से बेहतर बनाया। हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, तो हम यह नहीं बता सकते कि वह दिखती कैसी है। पर यह दुनिया को चलाने वाली ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? क्या मतलब होता है जब कोई बोलता है, अरे नहीं, मैं टीवी नहीं देख सकता क्योंकि बिजली नहीं है? वास्तव में क्या नहीं होता है? क्या वह इलेक्ट्रिसिटी को देख सकता है जिससे वह इतने विश्वास से कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? नहीं, लेकिन उन इलेक्ट्रिक वायर्स में कुछ तो जरूर बहता है जिससे बल्ब जलता है, पंखा चलता है और टीवी भी हम देख पाते हैं। लेकिन इससे पहले हम यह समझे कि वह वायर में क्या बहता है, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अमन को स्कूल जाना है, जो कि नदी के उस पार है। तो स्कूल जाने के लिए उसे स्कूल बस से जाना होगा। वह अपने घर के पास वाले स्टॉप में बस में बैठता है।
स्कूल बस नदी को पार करने के लिए एक तरफा जाने वाले पुल का प्रयोग करती है और स्कूल पहुंचती है। क्या बस नदी को किसी भी समय पार कर सकती है? नहीं। देखिए, अभी इस समय गेट बंद है, तो यह कब खुलेगा? यदि आपने देखा हो तो पुल के शुरुआत में एक टोल बूथ है। पहले आपको टोल बूथ में पैसे देने होते हैं और तभी आप पुल पार कर सकते हैं। चलो, अब गेट खुल गया है और बस उस पार स्थित पुल पहुंचने के लिए पुल का इस्तेमाल कर सकती है। इस पुल का नाम हम पुल ए देते हैं। अब आप अवश्य यह सोच रहे होंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में पुल कहाँ से आ गया? तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि पुल और रोड जिस पर बस चल रही है वह एक इलेक्ट्रिक वायर के समान है। जैसे पुल बस से गुजर रही है, उसी प्रकार वायर के माध्यम से कुछ जा रहा है या बह रहा है। इस कुछ में भी जाने के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता होगी। यह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जो उपकरणों को कार्य करने के लिए एनर्जी देता है। तो हम इससे यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जैसे स्कूल बस पुल पर से गुजरती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा गुजरता है। हम यह भी कह सकते हैं, मैं टीवी नहीं देख सकता हूँ क्योंकि बिजली नहीं है। इसका मतलब यह है कि टीवी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह रहा है। क्या इलेक्ट्रिक करंट एक ही दिशा में बहता है या किसी भी दिशा में जा सकता है? जैसे कि हमने उस उदाहरण में देखा, पुल ए का उपयोग करके बस केवल एक ही दिशा में जा सकती है, यानी स्कूल की ओर। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट भी वायर के द्वारा एक निश्चित दिशा में ही जाता है। चलिए हम पूरे रास्ते को देखते हैं जिस पर से बस जाती है। अमन के घर से शुरू होकर और वापस उसे घर तक पहुंचाने तक। बस अमन के घर के पास वाले बस स्टॉप से स्कूल तक जाने के लिए पुल ए का उपयोग करती है। यह रास्ता एक तरफा होने के कारण अमन के घर वापस लौटने के लिए बस दूसरे रास्ते का उपयोग करती है। वापस आने के समय बस को फिर से नदी पार करनी होगी, लेकिन पुल बी से। पुल बी की एंट्री पर भी एक टोल बूथ है। पैसे देने के बाद गेट खुलता है और फिर बस पुल पार करके अमन के घर पहुंचती है। संक्षिप्त में, स्कूल बस अमन के घर के पास से शुरू होकर पुल ए का उपयोग करके स्कूल तक पहुंचती है और स्कूल के बाद अमन को वापस घर पहुंचाने के लिए बस पुल बी का इस्तेमाल करके वापस उसे घर पहुंचाती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट का बहाव जहां से शुरू होता है वहीं पर आकर अपना सफर पूरा करता है। इलेक्ट्रिक करंट बहाव के लिए जिस प्रकार का रास्ता इस्तेमाल करता है वह वैसा ही होता है जैसा कि स्कूल बस करती है, और इसे सर्किट कहते हैं। याद रखिए, करंट का मार्ग एक पूरी तरह से बंद मार्ग होना चाहिए, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पर वापस लौटना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि पुल की शुरुआत पर टोल बूथ का क्या काम था? वह दरवाजा बंद करके या खोल के पुल पर जाने वाली बसों या कारों को नियंत्रित करता है। टोल बूथ वाहनों को जाने से रोकता है और फिर वाहनों को जाने की अनुमति देकर उन्हें जाने देता है। ठीक उसी प्रकार करंट को भी पूरे समय बहने की जरूरत नहीं होती। कई बार हमें इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को रोकने की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी में टोल बूथ का काम एक स्विच द्वारा किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को बंद और चालू कर सकता है।
स्विच सर्किट का महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसके द्वारा जरूरत नहीं होने पर इलेक्ट्रिक करंट को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हमें कमरे में लाइट की जरूरत नहीं होती है तब हम क्या करते हैं? हम बल्ब का स्विच बंद कर देते हैं। वास्तव में यह स्विच बल्ब तक करंट के बहाव को रोक देता है, इसलिए बल्ब जलता नहीं है। और हम स्विच चालू कर देते हैं तब क्या होता है? बल्ब जल उठता है यानी प्रकाश देने लगता है। जब स्विच को चालू करते हैं तब सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं और सर्किट में से करंट बहने लगता है। तो हमने देखा कि सर्किट क्लोज या पूरा होने पर उसमें से करंट फ्लो होने लगता है यानी बहने लगता है। सर्किट ओपन होने पर यानी कि पूरा न होने पर करंट उसमें से फ्लो नहीं होता और स्विच का प्रयोग सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए किया जाता है। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कार्य करती है इसके बारे में कुछ जानकारी मिल गई है। इलेक्ट्रिसिटी वह है जो इलेक्ट्रिक वायर के माध्यम से बहती है। इलेक्ट्रिक करंट का बहाव एक ही निश्चित दिशा में होता है, जैसे कि पुल बस में एक ही तरफ से जा सकती है। इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को स्विच के द्वारा बंद या चालू किया जा सकता है। तो स्विच करंट का नियंत्रक यानी कंट्रोलर की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार पुल पे कार या बस को आर पार जाने के लिए टोल बूथ कार्य करता है। करंट को बहने के लिए एक कंप्लीट पाथ की जरूरत होती है, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं तक वापस आना। इसे कंप्लीट सर्किट कहते हैं। जब स्विच ऑफ या बंद होता है तब हम कहते हैं सर्किट ओपन है या खुला है और इसमें से करंट बह नहीं रहा है। जब स्विच ऑन होता है तब हम कहते हैं सर्किट क्लोज्ड है यानी इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय। आपण आज या पाठातून शिकलोय मूलभूत विद्युत राशी व त्यांची एकके. धन्यवाद.